तो अब की वीडियो में क्या है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन के साथ। अब लास्ट वीडियो में क्या किया था हमने फंक्शन समझे थे कि फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। अब इन केसेस में क्या है कि उन फंक्शंस के अंदर कंडीशंस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए, ठीक है। फिर सेकंड केस में हमारे पास एक स्विच केस आ जाता है जो हमारे पास इसमें काफ़ी अच्छा एक काम करने में हेल्प करेगा, जो कि कुछ हद तक इफ एल्स कंडीशन की तरह ही होता है। फिर हमारे पास एक लूप का केस आ जाता है। लूपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो फंक्शंस, कंडीशंस, लूपिंग, ठीक है, डाटा टाइप्स और हमारे एरे ऑब्जेक्ट्स, यही एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं जो हमारा किसी भी लैंग्वेज में, जो चाहे प्रोग्रामिंग है चाहे स्क्रिप्टिंग है, मतलब कि कोई एक लॉजिकल लैंग्वेज में काम आता है। तो इन केस में अगर हम स्टार्ट करते हैं फिर से एरा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया स्क्रिप्ट के साथ, स्क्रिप्ट टैग शुरू कर दिया हमने यहाँ पे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेंशन करवाते हैं इफ़ कंडीशन के साथ शुरू करते हैं पहले, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ कंडीशन के अंदर क्या रहता है मेरे पास कि अगर हमें कोई एक डाटा को मैच करवाना है, ठीक है, या मुझे किसी तरह की कंडीशनल ट्रू करवानी है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल छोटी सी देता हूँ मैं, अगर एक नंबर ले रहे हैं हम लोग 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशनल ट्रू है कि फॉल्स है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक एक के बराबर ही रहता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करते हुए भी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कि यस मैसेज प्रिंट करवा के देखता हूँ। अगर आउटपुट चेक करो इस तरह की, सी एक नॉर्मल यस मैसेज आ गया, ठीक है। तो मतलब वो कंडीशनल ट्रू है। अगर कंडीशनल मैं करता हूँ फॉल्स तो मुझे यस मैसेज नहीं आना चाहिए था, सी। अब क्योंकि मैंने सिर्फ इफ़ पार्ट दिया है, एल्स पार्ट नहीं दिया हुआ, तो मुझे इस तरह से आउटपुट आ रही है, ठीक है। अगर मैं इफ़ और एल्स दोनों प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट जो है वो डिफ्रेंशिएट करती। कैसे करेगी उसके अंदर, जैसे एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि 1 इज इक्वल टू 2, फॉल्स है ऑब्वियसली, तो एल्स उसके लिए एक अलग से मैसेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या तो फर्स्ट कंडीशन चल जाए, ठीक है, या फिर सेकंड ट्रू हो जाए। तो ऑब्वियसली हमारी सेकंड वाली ही ट्रू होगी, फर्स्ट वाली तो काम नहीं करेगी, बिकॉज 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेटर्स का पार्ट है। ऑपरेटर्स की वीडियोस मैंने अलग से स्टोर करवा दी हैं आप लोग की, ठीक है। उसमें सारे ऑपरेटर्स की लिस्टिंग क्या वर्किंग रहती है और एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ मैंने कर दिया उसके ऊपर, तो हम लोग उस पर आराम से जाकर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसी केस में अब जैसे मान लो मुझे चाहिए इसके अंदर कि मुझे डबल कंडीशन यूज़ करनी है, एक कंडीशन नहीं कर रहा हूँ मैं, दो कंडीशन के साथ लेके आना चाहता हूँ या तीन कंडीशन बनाना चाहता हूँ। मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं एक टाइम पे। जैसे मैंने से बोला कि 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। फिर मैंने से बोला कि नहीं, मुझे एक बार और चेक करना है कि इफ़ दोबारा से, मतलब एल्स इफ दोबारा लगाया गया कि 1 इज इक्वल्स टू 3, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मुझे येस टू मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। एल्स पार्ट तो रहेगा। अगर तुम्हें और बनाना है तो तुम और इफ़ लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं चाहिए तो डायरेक्टली एल्स पार्ट के अंदर जो भी तुम लोगों को आउटपुट चाहिए उसका एक रिप्लाई कर दो वहाँ पे। तो इस तरह से तुम लोग जो है एल्स इफ को तैयार कर सकते हो। तो ये हमारी सबसे पहले थी इफ़ कंडीशन, फिर आ गया इफ़ एल्स आ गया, फिर उसके अंदर एल्स इफ आ गया। तीन बेसिक जो कंडीशनिंग जो हमारी यूज़ की जाती है। इन्हीं केसेस को यूज़ करते हुए एक बनती होती है नेस्टेड इफ एल्स। देखो नेस्टेड जो होती है, नेस्टेड का मतलब क्या रहता है मेरे पास कि हम लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं, अगर वो काम मेरा सही हो गया तो दोबारा से उसके अंदर वो सेम काम किया जाएगा बट विद अ न्यू वैल्यू। सेम वैल्यू के साथ मत करने बैठ जाना, विद अ न्यू वैल्यू, ठीक है।
इस तरह से। इसकी भी अगर मैं तुम लोगों को अच्छी खासी एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली नॉर्मल येस और नो प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। yes to and most probably no, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल अगर तुम लोगों को देखा जाए तो वो आता तुम्हारे अपने ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। कैसे आएगा वो भी दिखाता हूँ। पहले इतना तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, वरना नहीं चेक की जाएगी। तो एल्स मुझे आउटपुट जो है वो नो ही मिलेगा इसके अंदर। अब इस केस में ई कॉमर्स की एग्जांपल मैंने बोली, तो ये कैसे आ गई, क्रॉस चेक करते हैं एक बार। एक नया स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो जाना उसके अंदर। सेम मैंने कॉपी कर लिया। एक वेरिएबल लेते हैं कुछ भी नाम से, उसके अंदर एक वैल्यू स्पेसिफाई करी मैंने लाइक 9, ठीक है। तो पहला कंडीशन बनाते हैं कि अगर मेरी ए आर की वैल्यू, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन बड़ी, ठीक है, 0, अगर वो 0 से बड़ी है, ठीक है, तो इस तरह से उसको लिखा जा सकता है। और उसी के अंदर अगर वो 0 से छोटी हो जाती है, 0 या 0 से छोटी हो जाती है, तो एक तुम लोगों को एक मैसेज आता होता है आउट ऑफ स्टॉक, जो बटन डिफाइनिंग वाले होते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा स्टॉक कितना बचा है। फिर मैंने एक इसको कंडीशन बना के दी कि अगर एरे का वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल। ठीक है। उसी केस में अगर मेरे पास 10 से कम हो जाती है तो उसमें क्या होगा, लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये 3 केसेस बनाए जा सकते हैं। अब अगर तुम्हारा आउटपुट इसके अंदर देखते हैं अगर हम लोग इसके अंदर लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि 9 बचे हुए हैं। अगर प्रोडक्ट की स्टॉक की वैल्यू 15 हो तो स्टॉक अवेलेबल, अगर 0 हो जाएगी तो आउट ऑफ स्टॉक। इस तरह से वो ऐड टू कार्ट का तुम्हारा जो केस में बोल रहा था वो बन के तैयार होता है इसके अंदर। होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। इस तरह से तुम लोग इसको लॉजिकली बना सकते हो इसके अंदर। फिर ये होगा इफ़ कंडीशंस आ गई सारी। इफ़ कंडीशंस कैसे वर्क कर रही है इसके अंदर। सेकंड केस में आता है मेरे पास इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट्स। अब स्विच कैसे काम करती है, स्विच मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास जो भी एक लॉजिकली वहाँ बना दिया गया है, पहले एक छोटी सी कंडीशन है, उसी का ही एक रेप्लिका है, जैसे मतलब हमारा ये काम कर रहा था, ठीक है। तो मैंने जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि डेट के लिए एग्जांपल्स, हाँ डेट की एग्जांपल ले लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, किसी भी तरह की वैल्यू, मैं एक वेरिएबल दे दूँगा अभी के लिए, ठीक है। तो आज की जो डेट है, मैं डे स्पेसिफाई कर लेता हूँ, डेट नहीं करते अभी के लिए, ठीक है। आज का जो डे है बेसिकली जैसे वो संडे आज के लिए, ठीक है। संडे के लिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया 0, मंडे के लिए 1 2 3 4। चाहो तुम लोग डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, डेट फंक्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मैं वो नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं तुम लोगों को कोर्स से समझाता हूँ उसको पूरा। मैंने से बोला कि आज का डे ये है। अब मैंने यहाँ पे केस बनाने शुरू करने हैं। स्विच केसेस क्या बनते हैं, केसेस बनते जाएंगे जस्ट लाइक इफ़ कंडीशंस, ठीक है। पहले तुम लोगों को बोला मैंने कि वो कंडीशंस की तरह ही काम कर रहे हैं। मैंने से बोला कि अगर तो केस बनता है मेरा 0 का, जो कि
जो कि है भी है, बन भी रहा है मेरा अभी तक। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि आज का जो डे रहेगा मेरे पास दैट इज़ संडे। ठीक है, नेम इज संडे। दूसरा केस क्या रहेंगे हम लोग, एक केस और बनाता हूँ, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटा ही रखते हैं अपन। ठीक है, सेकंड डे क्या हो गया मेरे पास, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, ये 6 दिन तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, चलो इनको तो गिनते ही नहीं हम लोग। ठीक है, मैंने उसको बोला डायरेक्टली आ जाओ सैटरडे के ऊपर। सैटरडे कौन सा है, 6th वन, अगर 0 के साथ चल रहे हो तो। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया कि उसका डे नेम जो रहेगा मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू सैटरडे। सिंपल। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसके बाद एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब एंडिंग के लिए क्या रहेगा मेरे पास, उस केस के लिए हम लोग दे देते हैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए क्या बोल दिया मैंने उसको, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए बोल दिया कि ये एक वीकेंड है। ठीक है, तो डे का नेम क्या आ जाएगा, वीक डे सॉरी कर लेते हैं, नॉट एंड। एंड तो ये दोनों हो गए पहले से स्पेसिफाइड मेरे पास। ठीक है, अब जब भी मेरे पास स्विच केस चलेगा इसकी एक ब्रेक बना दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर मेरा पहला केस ट्रू होता है तो स्विच ब्रेक हो जाए और आउटपुट दे देगा मुझे। सेम केस अगर सैटरडे वाला सही हो गया तो वो उसका ब्रेक बन जाए और वो आउटपुट दे देगा मुझे। एंड सेम केस तो डिफ़ॉल्ट तो रहेगा, डिफ़ॉल्ट के बाद तो ब्रेक लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आकर डेट नेम जो वेरिएबल दिया था मैंने, डे नेम सॉरी, वो डे नेम वेरिएबल मैं बाहर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ अभी के लिए एम्प्टी। और यहाँ जाके हम लोग इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ डे नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। तो अगर आउटपुट चेक करो जाके, संडे आंसर आ रहा है। अगर मैंने उसको बोला कि आज सेकंड डे होता, मतलब ट्यूसडे होता, तो वीक डेज आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। तो ये तुम्हारे स्विच केस हो गए और ये तुम्हारे इफ एल्स केसेस हो गए सारे। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये सारा पार्ट काम करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस कंडीशंस के अंदर तुम्हारा ये वाले पोर्शंस ही काम आएंगे आगे आगे। ठीक है, अब ये केसेस तब हो गया जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे पास सिंगल सिंगल डाटा है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है मुझे। ठीक है, उसी में ही कोई ना कोई फंक्शन लगा के, कोई मेथड लगा के उसे कॉल करवा देना है। यही केस जब मुझे चाहिए मल्टीपल डाटा के साथ, अब मल्टीपल डाटा मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास 100 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब तुम 100 प्रोडक्ट के लिए ये थोड़ी करने बैठे हो कि हाँ हर एक के लिए अलग अलग डिज़ाइन बनाओ, अलग अलग पेज बनाओ, इतना मेहनत तो तुम भी नहीं करोगे। तो उन केसेस के लिए क्या होता है, हम प्रेफर करते होते हैं, ठीक है, लूप्स को। अब लूप कैसे काम करती हैं वो देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले लूप को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर लूप के साथ, सबसे बेसिक वाली, वो हर एक को पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर लूप के साथ स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, अभी मैंने फॉर लूप लिया तो इन्होंने देखो वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन थिंग्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और नेक्स्ट लाइन में दे दिया थिंग्स ब्रैकेट में आई। ठीक है, अब ये थिंग्स क्या है, बेसिकली थिंग्स एक एरे की फॉर्मेट उन्होंने दे दी हम लोग को कि तुम चाहो तो तुम एरे का डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हो। मुझे अभी नहीं करवाना, अभी पहले बेसिक तो समझते हैं। ठीक है, तो मैंने थिंग्स डॉट लेंथ के ऊपर दे दिया, उसको नंबर 10 दे दिया अभी। अब ध्यान से मैंने इसको, तो मैंने यहाँ शुरुआत जब करी फॉर लूप के साथ स्टार्ट किया, पहला आता तुम्हारा यहाँ पे इनिशलाइजिंग का। इनिशलाइजिंग के बाद आएगी तुम्हारी कंडीशन।
ठीक है। अब कंडीशन स्पेसिफाई करेगी कहाँ तक चलना है इसको। जैसे एग्जांपल, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद <10 मतलब 9 तक चलेगी वो। अब क्योंकि मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जा रहा हूँ तो इंक्रीमेंट जाएगा, अगर बड़े से छोटे पे आता है तो डिक्रीमेंट आता है उसके ऊपर। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली तुम लोगों को जैसे वहाँ पे यूज़ करना है उस तरह से बन जाएगा उसके ऊपर। अब इन्हीं केसेस पे जब हमारे पास ये वाला पोर्शन बन के तैयार हो जाता है तो हम लोगों को डायरेक्टली इसके अंदर स्पेसिफाई करना है उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए उस तरह से कर सकते हो। अभी मैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ काम करवा के चेक कर लेता हूँ। अभी मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सी, मेरे पास 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ काम कर रही है। मैंने पहले बोला था <10 लिखा है मैंने वहाँ पे। देखो कंडीशन बहुत मैटर करती है इसके अंदर, तुम कंडीशन क्या लिख रहे हो उसके अंदर। अगर मैंने वहाँ पे <10 लिखता हूँ तो 10 भी प्रिंट करेगा, यू कैन सी 10 भी प्रिंट करेगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 तक ही प्रिंट करेगा मेरे पास। ठीक है, अब इन्हीं केसेस पे क्या होता है, इसी का ही दूसरा पार्ट जो बन जाता है मेरे पास, कि अगर हम लोग उल्टी लूप चलाना चलाते हैं, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंटेड नहीं है डिक्रीमेंटेड लूप है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने क्या कर दिया कि एरे की लेंथ यहाँ डाल दी इस बार स्टार्टिंग में इनिशियलाइज के अंदर -1, क्योंकि एरे में जो क्या होता है तुम्हारा स्टार्टिंग वैल्यू आ जाती है 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स की तरह काम कर रहा है वो। तो इंडेक्स वैल्यू में मोस्टली क्या होता है हमारे पास, एक वैल्यू कम ही कॉल की जाती है। फिर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी मैं एरो तो यूज़ कर नहीं रहा था ना, मैंने ऊपर यूज़ करा, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ मुझे चाहिए कौन सी वैल्यू चाहिए उसकी, कि मानो 10 है, 10 - 1 9, मतलब 9 तक ही चलेगा ये भी। -1 हटा दूंगा तो 10 तक चल जाएगा। एक ही बात है, तुम लोगों को जैसे तुम लोगों को कंफर्टेबल रहे, तुम्हें लॉजिक अपना समझ आना चाहिए, तुम कैसे लिख रहे हो मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता। 9 से लेके 0 तक। ठीक है, मैं चाहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख के भी काम चला सकता हूँ, तब भी सेम काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग जो हैं लूप को दो तरीके से ले सकते हो, एक हो गया इंक्रीमेंटेड लूप, एक तुम्हारा हो गया डिक्रीमेंटेड लूप। फिर इसी केस में आ जाती है इसकी नेस्टेड भी आती है, जैसे इफ़ की नेस्टेड आई थी वैसे इसकी नेस्टेड भी आएगी। अब जैसे मैंने फिर से एक लूप चलाई, मैंने इसको बोल दिया कि 10 तक काम करे, मतलब <10, 10 बार काम करेगी पर 10 से कम प्रिंट करके दिखाएगी। अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोला, इसको बोला कि आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। अब आई की वैल्यू क्या है, बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रही है, और इस पे जाओ रिफ्रेश करो, ये देखो 0 से स्टार्ट होते हुए 9 तक काम करेगी। नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा रहे थे सो दैट डिफ़िकल्टी ना हो तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए तुम लोग /n यूज़ कर सकते हो, वन ऑफ द ऑप्शन, या तुम BR टैग यूज़ करो, ये भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये देखो, ठीक है, तो मैंने इनको इनके बीच में BR लगा दिया, एक ही बात है अभी के लिए। तो इस पे आते हैं यार, मैं नेस्टेड लूप करनी थी इसके अंदर। अब नेस्टेड लूप के लिए मैंने क्या बोला था कि एक और लूप चलेगी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि वो भी 10 तक की चलनी चाहिए, वो भी 10 तक चलनी चाहिए, बट मेक श्योर अब आई की वैल्यू मैं दोबारा नहीं ले सकता हूँ, मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल का। यहाँ पे क्या था कि अलग अलग फंक्शन थे, एक फंक्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो तीनों का अलग अलग काम चल रहा है, तो इनकी वेरिएबल्स आपस में क्लैश नहीं कर रहे किसी भी हालत में। पर इस केस में होगा, बिकॉज इसके अंदर ये पेरेंट बन गया, ये चाइल्ड हो गया, नेस्टेड हो गया इसके अंदर। तो नेस्टेड वाले केस में आई की वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया जो भी तुम लोगों को मेंशन करवाना है। अगर तुम्हें आई की वैल्यू प्रिंट करवानी तो आई की वैल्यू प्रिंट करवाओ, सी, जो कि मुझे मल्टीपल जीरोस के हिसाब से प्रिंट करके दे रही है। ठीक है, वही केस में अगर मैं उसको बोलता हूँ जे की वैल्यू प्रिंट करवाए, तो 0 1 2 3 4 टिल 9, ये ऐसे सीरीज बनाती जाएगी बार बार। ठीक है, इसमें भी चाहो तो BR लगा देते हैं अभी,
तो ये एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने एक और बी आर यहाँ लिख दिया अभी के लिए। सेव करके आउटपुट चेक किया तो ये देखो एक एक्स्ट्रा बी आर लगा देता हूँ ताकि तुम लोगों को डिफरेंस ध्यान रहेगा। आप ये देखो इस पर काम करने का तरीका कैसे हो रहा है। जे प्रिंट करवाया तो इस तरह से, आई प्रिंट करवाया तो इस तरह से। इसी केस को यूज़ करते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वो स्टार का पैटर्न्स, ठीक है, तो स्टार पैटर्न की जो इनिशियलाइजिंग होती है वो नेस्टेड लूप से की जाती है। मतलब तुम्हें नेस्टेड लूप समझ आनी चाहिए तो तुम लोग स्टार पैटर्न का काम इजीली कर सकते हो इसके अंदर। उसी केस में अगर मेरे को चाहिए था कि स्टार पैटर्न का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट एक स्टार, दो स्टार, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बहुत सिंपल सा टास्क होता है। लोग बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, इतना बिन मतलब के। यहाँ तुम लोगों को सिर्फ एक आई की वैल्यू मेंशन करानी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैसे देखोगे 10 रोज बन रही हैं और 10 ही कॉलम बन रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बी आर सेकेंड लूप के बाहर लगा रखा है और अंदर मैंने स्टार को प्रिंट करवा दिया। तो 10 के हिसाब से 10 रोज 10 कॉलम बन के तैयार हो गए। वही केस अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू मेंशन कराता हूँ तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग आएगी 0, देन 1 2 3, तो जे उतनी बार ही स्टार को प्रिंट करेगा। रोज अभी भी टोटल 10 ही बनेंगी, कॉलम बनेंगे आई की वैल्यू के हिसाब से। तो ये देखो पहले यहाँ पे भी स्टार था एक, वो स्टार हट गया क्योंकि 0 वैल्यू होगी ना। 0 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा जितना तुम लूप बढ़ाते रहोगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी इस समय 100 लिख दूंगा तो वो 100 के हिसाब से मुझे एक ट्राइंगल सा बना के दे देता है। समझे, ये इस तरह से काम करता है मेरे पास लूपिंग का पार्ट। फिर इसी केस में अगर तुम्हें इसको रिवर्स बनाना है, रिवर्स लूपिंग भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है रिवर्सिंग का, या फिर पिरामिड टाइप हो गया, ठीक है। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, 9 से लेके, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इंक्रीमेंट किएगा डिक्रीमेंट। सिर्फ देखो मैं बाहर वाला लूप चेंज कर रहा हूँ, अंदर वाला लूप एज इट इज़ रहेगा जो यहाँ बना हुआ है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ बाहर का लूप चेंज किया है मैंने, वो डिक्रीमेंटेड वाला दे दिया मैंने। फिर आउटपुट चेक करी तो ये देखो ये इंक्रीमेंटेड वाला, ये डिक्रीमेंटेड वाला। इस तरह से तुम्हारा नेस्टेड लूप का आराम से काम करता है, ठीक है। केस क्लियर हुआ तुम लोगों को। तो इस तरह से तुम्हारा इफ एल्स, स्विच केस एंड फॉर लूप ये काम करता है, ठीक है। इतना तुम लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो रहा चाहिए। इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट केस में। अब अगले पार्ट में क्या रहेगा, मेरे पास लूप्स के कुछ टाइप्स आ जाते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाते हैं, एक में नहीं कंफ्यूज करते अपने, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो प्रॉपर बना के तैयार करते हैं कि लूप कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या वर्किंग। बिकॉज लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग थोड़े थोड़े इसके अपने स्टार पैटर्न्स को, फॉर, वाइल, डू वाइल, ठीक है, मैप, सारे के सारे करके देख लेंगे एक बार।